दोस्तों नमस्कार। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बेल दे दी और कारण ये बताया है कि ईडी के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये पता लग सके कि हेमंत सोरेन किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के मामले में संलिप्त है और इसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों सवाल अब इस बात का है कि एक मुख्यमंत्री को ईडी ने जब अरेस्ट किया तो क्या ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे? और अगर वो पुख्ता सबूत थे तो कोर्ट ने उनकी बात को क्यों नहीं माना? और जो कोर्ट ने तर्क दिए वो वास्तव में चिंतनीय हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप किस बेस पे किसी को अरेस्ट कर सकते हो, ये कई बातों को उजागर करता है। सबसे पहली बात कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो शक के दायरे में किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं। क्या ये उचित होगा? और बाद में अगर ये पता लगे कि नहीं ये सिर्फ शक था, इसके पीछे कोई आधार नहीं था, उस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ, उसका सामाजिक नुकसान, उसका मानसिक नुकसान, उसके परिवार का नुकसान, और अगर वो व्यापार में है या किसी और क्षेत्र में है तो उसके कारोबार का नुकसान, इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों आज इस गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आपके अगर कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेकों होती हैं। हिंदुस्तान में लोग पुलिस से या इंस्पेक्टरों से क्यों डरते हैं, कभी आपने सोचा है? उसका कारण बहुत सिंपल है कि कानून में इस तरह के प्रावधान हैं जिसके कारण वो किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर सकते हैं, उस पर चालान कर सकते हैं, उसको दंडित कर सकते हैं, उसके व्यापार को रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो चीजें झूठी पाई जाती हैं तो ऐसे इंस्पेक्टर और अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको जेल में नहीं डाला जाता, किसी और व्यक्ति को गलत रूप से जेल के डालने के प्रयास में किसी अधिकारी को जेल में नहीं डाला जाता। क्या ये उचित है? यही कारण है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए कि अगर आप एक कोई ढाबा चलाते हैं, फूड कंपनी चलाते हैं, एक फूड इंस्पेक्टर आपके पास आता है और वो ये कहता है कि आपने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया। आप कहते हैं जी मैंने तो लाइसेंस रिन्यू करा दिया। आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करके इस लाइसेंस को एंडोर्स करना है। फिजिकल इंस्पेक्शन के वो इंस्पेक्टर, चाहे वो फीस सरकारी फीस 250 रुपए है, लेकिन वो उस दुकानदार से 50,000 रुपए मांगता है और अगर दुकानदार उसको 50,000 रुपए नहीं देता तो वो उसको क्लोजर नोटिस दे सकता है। अब इस बात को कौन तय करेगा कि गलती इंस्पेक्टर की थी या दुकानदार की? क्यों कानून ने हमारे जो जिस तरह से हमारे यहाँ कानून है उन्होंने ही करप्शन को बढ़ावा दिया हुआ है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन खत्म हो गई है या हम कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा जब तक आपके कानूनों में इंस्पेक्टर्स को इस तरह की पावर दे रखी है कि वो किसी को भी चाहें, कहीं भी चाहें, किसी का लाइसेंस रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसके सैंपल उठा सकते हैं और सैंपल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को हैरेस किया जाता है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, और ये बहुत कॉमन है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा, इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं और इंस्पेक्टर इस तरह की हरकतें करता पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ शिकायत होती है, पहली बात तो शिकायत कोई दर्ज नहीं करता। आज भी आप अपने मोहल्ले में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप फोन उठाइए और डायरेक्टरी देखिए कि मुझे अपने फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ केस करना है या उसकी कंप्लेंट करनी है, किसको करूं? हिंदुस्तान में कोई फोन नंबर नहीं। फिर आप बोलते हैं कि साहब उसको सीवीसी में भेजिए, आप उसको एंटी करप्शन में कंप्लेंट करिए। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई? क्या कोई ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है? मान लीजिए दर्ज हो भी जाती है, मैं ईमेल से भेज भी देता हूं, क्या गारंटी है कि वो कंप्लेंट एक्नॉलेज हुई वहां के अधिकारियों के द्वारा? कौन मुझे बताएगा कि उस कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ या नहीं हुआ? और मजे की बात, इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी वही हैं जो उसी डिपार्टमेंट के हैं।
तो यहां तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले दिन से ही है कानून में कि जिस डिपार्टमेंट का अधिकारी या इंस्पेक्टर चोरी करता है वही डिपार्टमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने इंस्पेक्टर और अधिकारी के खिलाफ कोई गुना सबूत करे, क्योंकि इससे साफ पता लगता है कि वो डिपार्टमेंट करप्ट है। इससे पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत जाती है। तो वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि उनके अधिकारी और इंस्पेक्टर किसी भी रूप से दोषी पाए जाए। और दूसरी तरफ जो प्रक्रिया है उसकी समस्या ये है कि आम आदमी को पता ही नहीं कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी। ये तो बात है एक आम आदमी की। अब आप बात करते हैं ईडी को लेके और हेमंत सोरेन के केस को लेकर। अब जो हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस जमीन के कारण हेमंत सोरेन को आपने प्रोसीड ऑफ क्राइम मान के जेल में भेजा, वो जमीन तो हेमंत सोरेन के पास 2010 से है। आज आपको कैसे समझ में आया कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है? पहली बात, बहुत वाजिब मुद्दा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हाईकोर्ट ने कही वो ये कि आज तक ये जमीन पे अगर हेमंत सोरेन ने कब्जा किया है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाला कोई आया ही नहीं। तो ईडी का ये कहना था कि साहब इसके कंप्लेंट को दर्ज ही नहीं होने दिया गया। कहने का मतलब ये है कि ईडी ने बोल दिया कि साहब हेमंत सोरेन ने कंप्लेंट दर्ज ही होने नहीं दी, और रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जमीन हेमंत सोरेन के पास 2010 से है, जब वो पावर में नहीं थे। अगर किसी के पास किसी की जमीन वो थी तो लिखित में मजिस्ट्रेट को तो दे सकता था। करीब 9 एकड़ जमीन है, पुलिस ने एफआईआर नहीं करी इसलिए वो आदमी चुपचाप बैठ जाएगा? 9 एकड़ के लिए वो लड़ेगा नहीं? सवाल इस बात का है। तो ना तो कोई कंप्लेंट दर्ज है, ना हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिला है जिसके कारण ईडी ये कह सके कि हाँ इन्होंने घपला करवाया। और सबसे बड़ी बात, ये जमीन तो तब की है जब वो मुख्यमंत्री थे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ईडी ने किसी के कहने पे, किसी के टिप पे हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करी, उनके आसपास के जो उनके पीएस थे या जो भी पर्सनल स्टाफ था या आसपास के जो भी ब्रोकर्स थे, उनके थ्रू उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए कि हाँ जी हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये कागज बदल दो। अब ये हेमंत सोरेन ने कहा था या नहीं ये तो किसी को पता नहीं, क्योंकि बड़े आदमी लिखित में इस तरह के आदेश देंगे नहीं। केजरीवाल का केस भी यही है कि अगर जज ये बोलते हैं कि साहब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केजरीवाल जाके खुद थोड़ी कैश इकट्ठा करेगा रिश्वत का, या खुद थोड़ी बांटेंगे रिश्वत के कैश अपने स्टाफ को। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के अगर आपके पास एविडेंस था तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए थे, कोई पुलिस कंप्लेंट भी होनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन कहीं भी इस केस में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ईडी कुछ ऐसा बता ही नहीं सकी कि हेमंत सोरेन कैसे सम्मिलित है इस पूरे घोटाले में, इसलिए हम उनको बरी करते हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जिन अधिकारियों ने, ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? अगर अब ये बोलते हैं कि साहब हम क्या करें, कोर्ट ने सुना नहीं, तो जब आपने पूरी तरह से तहकीकात की ही नहीं, आधे अधूरे केस में आपने किसी को उठा के जेल में डाल दिया, तो ये गलती किसकी है? हो सकता है जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने ये कॉमन सेंस क्यों नहीं अप्लाई करी कि भाई इसके खिलाफ आज तक कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई। अगर किसी की जमीन उन्होंने हड़पी है तो कोई तो कंप्लेंट करेगा, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। इस स्थिति में ईडी को कैसे पता लगा कि ये घोटाले की जमीन है? कहने का मतलब ये है कि जिन अधिकारियों ने घटिया तरह से इन्वेस्टिगेशन किया और एक गलत आदमी को जेल भिजवा दिया, कहने का मतलब ये है कि उन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, या उसको ऑक्यूपेशनल एरर मान के आप बरी कर देंगे और किसी की जिंदगी को आप बर्बाद कर देंगे, उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। हेमंत सोरेन को सीएम की कुर्सी से रिजाइन देना पड़ा, उनके खिलाफ दुनिया भर के चार्जेस लग गए, अखबारों में बेइज्जती हो गई। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को हटाना है तो उसका एक ही तरीका है कि अगर कोई इंस्पेक्टर या अधिकारी गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है या किसी भी नागरिक को हैरेस करता है, उसको ही वही सजा मिलेगी जो सजा का प्रावधान उस कानून में है गलत केस फाइल करने का। मान लीजिए कि ईडी ने उठा के हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में डाल दिया, क्या अब उस अधिकारी को 5 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा जिसने गलत तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भिजवाया?
न्याय तो तब होगा ना। फिर आप कहेंगे नहीं, इस तरह तो अधिकारी काम करना बंद कर देंगे। अधिकारी काम करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो बेहतर है कि वो रिजाइन कर दें। टैक्स पेयर का पैसा मस्ती के लिए नहीं होता है। कम से कम इंस्पेक्टर ज्यादा जवाबदेही से काम करेंगे, पता लगेगा कि वो अलर्ट कितने हैं। पूरी दुनिया में काम होता है, हिंदुस्तान अकेला नहीं है। अगर हमारे यहाँ के लोग ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो इसमें क्या गलती है? देश की क्या गलती है? नागरिकों की क्या गलती है? तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब तक हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उनके गलत निर्णयों के कारण अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है, जेल जाता है, उसका कोई सामाजिक, आर्थिक या मानसिक नुकसान होता है या शारीरिक नुकसान होता है, उसकी भरपाई तो करने का प्रावधान होना ही चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, मैं नहीं मानता हिंदुस्तान से कभी करप्शन खत्म होने वाला है। तो जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं करप्शन हटाऊंगा, तो सबसे पहले जो लोग करप्शन करते हैं आप उनको अकाउंटेबल बनाएंगे? पहला सवाल मेरा मोदी जी से है, क्योंकि देश के कानून संसद बनाती है और बगैर प्रधानमंत्री की इजाजत के कैबिनेट वो कानून पास नहीं करेगी और वो संसद में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी इस तरह का कोई कानून लाएंगे कि अगर कोई भी अधिकारी गलत ढंग से किसी भी नागरिक को, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, अगर किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है और ये पाया जाता है कि वो गलत तरीके से उसको फंसाया गया है, तो जिस अधिकारी या इंस्पेक्टर ने फंसाया है उसको, जो प्रताड़ित व्यक्ति है, उससे डबल सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने उसको 6 महीने जेल रखा तो ऐसे गलत अधिकारियों को 1 साल की सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है पहला सुझाव तो यही होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल पेनल्टी लगी है तो वो भी डबल उस डिपार्टमेंट को और कंसर्न अधिकारियों पे लगनी चाहिए। तीसरी बात, ऐसे अधिकारी जो लचर रवैया रखते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है अच्छा काम करने की। ऐसे अधिकारियों को आप हटा दीजिए, नए अधिकारियों को लाइए और उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दीजिए। और पांचवी सबसे बड़ी बात, क्या सारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जितनी भी जानकारी है, क्या वो ऐप के माध्यम से डिपार्टमेंट में स्टोर नहीं होनी चाहिए? उदाहरण के लिए आज कौन सा फूड इंस्पेक्टर किस दुकान पे क्या इंस्पेक्शन करके आया, क्या ये ऐप पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? उसने वहां क्या देखा, उसकी क्या उसको फोटो अपलोड नहीं करनी चाहिए? उसने कितने लोगों के लाइसेंस रिन्यू किए, क्या उसकी फोटो अपलोड नहीं होनी चाहिए? और मान लीजिए कि अगर वो रिन्यू करने के पैसे लेता है, तो क्या एक डिफॉल्ट अप्रूवल सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एप्लीकेशन दी और 1 महीने से ज्यादा इंस्पेक्टर उस कागज पे बैठ गया है, तो जैसे ही 30 दिन पूरे हों, 31वें दिन उस एप्लीकेशन को वैलिड माना जाए। तो दुकानदार 1 महीना तो इंतजार कर लेगा और इंस्पेक्टर पे भी प्रेशर होगा कि 1 महीने से पहले पहले उसको अप्रूवल दे, नहीं तो उसमें डिफॉल्ट अप्रूवल जब आएगा तो पता लगेगा कि उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर काम ही नहीं कर रहा है। और ये सब सारी चीजें जब तक डॉक्यूमेंटेशन या डिजिटाइज फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं होंगी, करप्शन कम नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज ये है कि हिंदुस्तान से अगर करप्शन हटाना है, चाहे वो फील्ड के डिपार्टमेंट हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, जब तक आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे सरकारी कामों में, छुपा के काम करेंगे, तो डिपार्टमेंट्स का पॉलिटिकल मिसयूज भी होगा और करप्शन भी रहेगा। तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज इस बात के लिए जोर डालेंगी? क्या ऑपोजिशन पार्टीज इसके लिए कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगी? और अगर सरकार मना करती है तो जनता के सामने सरकार एक्सपोज होगी, और अगर सरकार बिल लाती है और ऑपोजिशन उसका अपोज करता है तो ऑपोजिशन एक्सपोज होगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बगैर आप डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं हटा सकते। दोस्तों, आपका क्या सुझाव है इस मुद्दे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बताइए कि हिंदुस्तान में क्या जो करप्ट अधिकारी हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस तरह की कोई हेल्पलाइन हर डिपार्टमेंट की नहीं होनी चाहिए कि आपका कौन सा अधिकारी उसकी फोटो उसकी लेके कि भाई आज मेरी दुकान पे आया था और इसने इतने पैसे मांगे, मैं कम से कम ये कंप्लेंट तो करूं? इस तरह की कोई वेबसाइट तो बनाए भारत सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसकी जरूरत है या नहीं है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गंभीर मुद्दे उठाना हमारे लिए जरूरी है, तभी देश सुधरेगा। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक
वंदे मातरम।